नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नरेंद्र सिंह श्यामों पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस प्लेटफार्म के जरिए या इस चैनल के जरिए आप लोगों की हर सब्जेक्ट की क्लास जो है स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और इस प्लेटफार्म के जरिए दोस्तों आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरी की क्लास और जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे, जो करंट इवेंट रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्लियर? आप लोग देखेंगे कि इस चैनल पर लगातार मतलब जो है रेगुलर क्लासेस जो है अपलोड होंगी, ये एकदम फिक्स है। क्लियर? दूसरी चीज़ें कि इस चैनल पर जो है हर सब्जेक्ट की क्लास न केवल फैक्ट या न केवल कॉन्सेप्ट बल्कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्लास जो है बनाया जाएगा। क्लियर? और आप देखेंगे कि ये हमारी क्लास पूरी होने के बाद अगर आप इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी लेवल का हो या वनडे एग्जाम का हो या फिर यूपी पीसीएस आरओ यारो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में से मतलब क्वेश्चन जो है यहाँ से 100% फंसेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप जो टॉपिक हमारे चैनल पर हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग पढ़ेंगे, अन्य दूसरे सोर्सेस मतलब कहीं से नहीं आएगा यहाँ के इस क्लास के अलावा। क्लियर? तो इस क्लास को आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आप लोग देखेंगे धीरे धीरे करके आप लोग की क्लास हर सब्जेक्ट की, चाहे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन हो, दोनों इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट करवा दिया जाए। क्लियर? तो दोस्तों, यह हमारा पहला वीडियो था, इसीलिए आप लोगों को इतना सारा कुछ बताना पड़ा, नहीं तो सीधे टू द पॉइंट मेरी आदत है। मैं कोई भी चीज़ें टू द पॉइंट बात करता हूँ, सीधा सीधा। दूसरी चीज़ें फर्जी चीज़ें इधर उधर नहीं बात करना। क्लियर? तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। आप लोग देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत सारी चीज़ आप लोग जो किताब में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, केवल किताबी नॉलेज ही सीखेंगे या जो केवल किताब में लिखी है केवल वही चीज़ें। लेकिन मैं आपको जो किताबी ज्ञान है वो, और जो व्यवहारिक में प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें चल रही है भारत में, देश दुनिया में, उन सब सारी चीज़ों को भी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके अवगत कराऊंगा। दूसरी चीज़ें दोस्तों, हम लोगों की जो क्लास रहेगी, हर चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे, पहले से सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी। दूसरी चीज़ें सब कुछ चूंकि बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ रहेगा, बहुत सारी चीज़ें क्या होगी मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो आप लोग उसको बाद में अपनी क्लास नोट्स में ऐड कर ली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखवाना बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ें समझाना, क्योंकि लिखा तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, लिखा तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो मैं बहुत मतलब मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में से कोरिलेट करके क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट करवा दिया जाए। क्लियर? तो इसमें कोई चिंता या घबराने वाली बात नहीं है। इस चैनल पर रेगुलर वीडियो पड़ेगी, कोई ऐसा सिंगल दिन नहीं होगा कि इस चैनल पर वीडियो ना पड़े। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लीजिए एक दिन में हो सकता है एक ही वीडियो पढ़ पाए, लेकिन अन्य दिन से रेगुलर आप लोग देखेंगे 2 वीडियो 3 वीडियो जो है लगातार पड़ेगी। कई बार आप देखेंगे एक दिन में 4-4 वीडियो ही पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से फीडबैक आता है, रिस्पॉन्स आता है उधर से, उसी अकॉर्डिंग जो है हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये एकदम पक्का है कि इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं तो इस सीरीज का अंत भी जरूर होगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर जो जीएस वाले सब्जेक्ट हैं, जो जीके वाले पार्ट हैं, सारी चीज़ों को कवर करवा दिया जाए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आप सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो हम लोग दोस्तों इस समय पॉलिटी वाला टॉपिक लेते हैं। प्रधानमंत्री भी इस समय काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक से सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? आप लोग देखेंगे इसमें प्रधानमंत्री के बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, एक भी मतलब कोई पॉइंट छूटने नहीं पाएगा आप लोग। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यहाँ पर लिखा गया है संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर में निहित होती है। क्लियर? पहली लाइन है कि सरकार मतलब संविधान, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था, आप लोग जानते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। क्लियर? भारत में संसदीय व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। ये सिस्टम कहाँ से अपनाया गया है? तो ये सिस्टम ब्रिटेन की मतलब शासन प्रणाली से अडॉप्ट किया गया है। क्लियर? तो ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। क्लियर?
दूसरी चीजें, राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। क्लियर? मैंने आप लोगों को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। देखिए, जो वास्तविक प्रैक्टिकल में पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। वास्तव में प्रैक्टिकल में व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति के पास कोई पावर या कोई शक्तियां नहीं होती है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। राष्ट्रपति केवल राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो है पूरे सरकार का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति जो एक आध दो शक्तियों का प्रयोग करता है वह भी मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। और आखिर मंत्रिपरिषद का बॉस या मुखिया कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का बॉस या मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। अब जो मंत्रिपरिषद सलाह देता है वही चीज राष्ट्रपति करता है, उसके अलावा कोई काम राष्ट्रपति नहीं करता है। क्लियर? कुछ एकाक पावर हैं जो उसको स्वविवेक की शक्तियां दी गई हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हालांकि आप समझिए मैक्सिमम मतलब कि 99.99 मतलब जो भी उसके पास पावर है वो सभी मंत्रिपरिषद के सलाह के अकॉर्डिंग ही करता है। और मंत्रिपरिषद का बॉस या मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर? यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है। ये बात जान लीजिए, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, प्रधानमंत्री सरकार का बॉस या मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। मतलब प्रैक्टिकल में सारा पावर प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के प्रैक्टिकल में कोई पावर नहीं है। क्लियर? व्यवहारिक। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लियर? अब बात आती है क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति जो है केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिस दल की लोकसभा में मेजॉरिटी होगी, बहुमत होगी, उसी दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। क्लियर? यहाँ पर सारी चीज लिखा गया है कि राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन किसको? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। मतलब लोकसभा में जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर अपॉइंटमेंट करेगा या नियुक्ति करेगा। क्लियर? कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि लोकसभा में किसी भी दल को या किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है, जब किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसमें या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी होती है या फिर जो गठबंधन करके, कई बार होता है आप लोग देखते होंगे कि एक दो पार्टियां जो मतलब गठबंधन करके मतलब उस मेजॉरिटी को पूरा कर लेती हैं, बहुमत को, गठबंधन की सरकार बनाती, तो जो गठबंधन का नेता होगा उसको जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। क्लियर? और उसे 1 माह के भीतर एक टाइम दिया जाता है कि 1 माह के भीतर उसे बहुमत साबित करने के लिए कहता है राष्ट्रपति। क्लियर? वही चीजें यहाँ पर लिखा गया है। जैसे जो वर्तमान हमारा गवर्नमेंट है, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो 2 पार्टियां ऑलरेडी अलायंस है। एक जो है, हालांकि कई सारी छोटी छोटी पार्टियां एनडीए में जुड़ी हुई हैं, लेकिन 2 पार्टियों का अलायंस है। गठबंधन की सरकार है जो इसमें केंद्र सरकार है। आप जानते हैं नीतीश की जो पार्टी है, उन्होंने जदयू, जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने बिहार से सपोर्ट किया है अपने सांसदों को, और एक आंध्र प्रदेश से मतलब नायडू की, क्या नाम है उनका, नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहां से आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने अपने सांसदों को सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया है, तब जाके केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी हुई। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी के पास लोकसभा में केवल 240 सांसद ही हैं, जबकि किसी भी पार्टी को लोकसभा में मतलब सरकार बनाने के लिए केंद्र में 273 सीटें चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 240 लोकसभा की सीटें हैं, तो 2 पार्टी, एक नीतीश की पार्टी जदयू ने सपोर्ट दिया है, एक आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है उन्होंने सपोर्ट दिया है। ठीक है? तब जाके केंद्र में सरकार बनी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए लिखा गया है आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दरअसल राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? मैंने आप लोगों को बताया राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। जिस भी पार्टी को या जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत होगा उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। अगर दल मतलब किसी भी दल को बहुमत न हो तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को, या फिर जो गठबंधन की पार्टी होगी, गठबंधन के जो नेता चुने, मतलब गठबंधन की पार्टियां मिलकर जिस नेता को चुनेगा उसी के नेता को मतलब जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। उसके बाद एक उसको टाइम दिया जाएगा, तय समय, फिर वो तय समय में मतलब मान लीजिए इसे 1 महीना दिया जाता है, तो 1 महीना के भीतर वो अपना बहुमत या मतलब जो है साबित करेगा। क्लियर?
अब देखिए यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए अगर किसी भी दल को मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत न हो तो अपने राष्ट्रपति जो है अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की से मतलब जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसको? या तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को मतलब प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा, या फिर गठबंधन के नेता को। क्लियर? अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करके देखेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को, या जो गठबंधन की पार्टी, कई बार होता है ना दो तीन पार्टियां मिलकर गठबंधन कर लेती है, अलायंस कर लेती है, तो उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर? और 1 माह के भीतर जब नियुक्त करेंगे सबसे बड़ी पार्टी को या गठबंधन के नेता को, तो 1 माह के भीतर उसको विश्वास मत मतलब लोकसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे कि हमारी 273 सीटें। मैंने कहा सरकार बनाने के लिए केंद्र में किसी भी पार्टी को लोकसभा में 273 सीटें होनी ही होनी चाहिए। क्लियर? तो 1 माह के भीतर बहुमत साबित। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखा, 1980। जो चीजें लिखवाया गया है दोस्तों, यहाँ से आपको फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, पीवाईक्यू उठाएंगे प्रधानमंत्री से, एक सिंगल क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कोई सिंगल क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। देखिए 1980 में 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मतलब 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुमत साबित करे। मतलब कुल मिला के 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था भैया पहले तुम उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करो जो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को या फिर गठबंधन के पार्टी नेता, उसके बाद वो बहुमत साबित करेगा। मतलब उस नियुक्त होने से पहले बहुमत साबित नहीं करेगा, पहले उसको तुम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करो, फिर उसके बाद वो लोकसभा में एक तय समय सीमा के भीतर वो अपना बहुमत या मेजॉरिटी साबित करेगा। क्लियर? ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था 1980 में, एक केस रेफरेंस में कहा था दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखिए 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसे 6 माह के लिए 6 मंथ के लिए प्रधानमंत्री पद पर बनाया मतलब प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। याद रखिए 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मतलब मान लीजिए लोकसभा का न तो सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी उसे 6 मंथ के लिए 6 माह के लिए प्रधानमंत्री मतलब जो है बनाया जा सकता है। ये मंत्रियों के केस में भी होता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए न तो लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी उसे 6 मंथ के लिए 6 माह के लिए उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह होता है कि 6 माह के भीतर उसे किसी भी संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे लोकसभा का सदस्य बनिए या फिर राज्यसभा का। अगर 6 माह के भीतर उन्होंने संसद की सदस्यता अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो उनका मंत्री पद या प्रधानमंत्री पद दोनों समाप्त हो जाएगा। क्लियर? मंत्री के केस में उनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री के केस में प्रधानमंत्री पद। एक बार और रिपीट कर देता हूं तब आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहां पर देखिए लिखा गया है कि 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, एक निर्णय दिया था एक केस की सुनवाई करने के दौरान कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए न तो लोकसभा का सदस्य है या फिर न तो राज्यसभा का, या फिर कई बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए वो बंदा अगले वर्ष प्रधानमंत्री था पिछले वर्ष, अब जो नई लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जो बंदा ऑलरेडी नेता था प्रधानमंत्री था वो इस चुनाव में हार गया, मतलब न तो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा, फिर भी उसे 6 माह के लिए संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश दिया मतलब निर्णय दिया है कि फिर भी उसे भले वो लोकसभा का चुनाव हार गया राज्यसभा का चुनाव हार गया लेकिन उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्लियर? उसे 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने के भीतर 6 माह के लिए क्यों 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन को, चाहे लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य हो, उसे बनना पड़ेगा, अन्यथा उसका प्रधानमंत्री पद जैसे ही 6 महीना कंप्लीट होगा उसका प्रधानमंत्री पद समाप्त हो जाएगा।
क्लियर, ये कंडीशन है, याद रखिए। अभी हाल ही में जब चुनाव हुआ था पिछले 5 साल पहले जो है पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ममता बनर्जी अपनी विधानसभा चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव हार गई थी, फिर भी वह उनको मुख्यमंत्री 6 मंथ के लिए बना दिया गया। बाद में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में ममता बनर्जी चुनाव को जीत गई और बाद में मुख्यमंत्री जो है वो पूरे 5 सालों तक रही। क्लियर। अब देखिए यहाँ अब बात आती है कि हमने देखा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, क्या कंडीशंस है। उसके बाद देखिए शपथ, यहाँ पर दिया गया शपथ। राष्ट्रपति जो इनको शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री, अब एक चीज और है, कई बार होता है कि इनका जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष फिक्स है। कंडीशंस है कि कब ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, लेकिन कंडीशंस है कि इनका कार्यकाल फिक्स है 5 साल। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यकाल क्यों निश्चित नहीं है, इसलिए निश्चित नहीं क्योंकि हो सकता है कि लोकसभा में बहुमत खो दें अपना, तुरंत एक ही महीने बाद बहुमत खो दे लोकसभा में तो उनकी सरकार एक ही महीने में गिर जाएगी। हो सकता है वह बहुमत अपना 4.5 साल में खोए, मतलब 6 महीने बचाओ तब भी। तो कहने का मतलब है वो उनकी सरकार 6 दिन में भी गिर सकती है, 1 दिन में भी गिर सकती है, 1 महीने में गिर सकती है, 1 साल में भी गिर सकती है, 2.5 साल में भी गिर सकती है, मतलब किसी भी समय उनकी सरकार गिर सकती है तो उनका प्रधानमंत्री पद खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसी सेंस में कहा जाता है कि दरअसल प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है टेन्योर वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि प्रधानमंत्री कितने समय तक अपने पदों पर रहेगा, कोई कार्यकाल फिक्स निश्चित नहीं है। क्लियर। मैंने कहा कि अगर जैसे ही प्रधानमंत्री मतलब बहुमत उनका 273 से कम सीटें हुई, उनका मतलब चूंकि सरकार बर्खास्त हो जाएगी, सरकार जो है क्लियर उनको रिजाइन देना पड़ेगा, तो उनका प्रधानमंत्री पद खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री का टर्म मतलब कार्यकाल निश्चित नहीं, क्योंकि 1 महीने में सरकार जा सकती है तो उनका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, 2 महीने में गिर जाएगी, 2 महीने में, 6 महीने में गिर गया 6 महीने। इसीलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स या निश्चित नहीं है। और राष्ट्रपति के मतलब प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर, ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब इस शब्द का मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जैसे कहने का मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा सकता है। यह प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है। लेकिन राष्ट्रपति, बात समझिए, प्रसाद पर्यंत का मतलब जिसके प्रसाद पर्यंत होगा वो बंदा जब चाहे तब उस बंदे को टर्मिनेट कर सकता है, उस पद से हटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को जब मन चाहे तब उसके पद से नहीं हटा सकता। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के उसके पद से नहीं हटा सकता। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता। क्लियर। हालांकि प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब यहां पर देखिए, लोकसभा में विश्वास मत खो देने पर, लोकसभा में विश्वास मत खो देने पर, विश्वास मतलब बहुमत खो देने पर अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति जो है उन्हें बर्खास्त कर सकता है। क्लियर। अगर मान लीजिए जो बंदा इसमें प्रधानमंत्री है, अगर लोकसभा में वो अपना बहुमत खो देता है, मेजॉरिटी यानी विश्वास मत खो देता, विश्वास मत मतलब बहुमत, लोकसभा में मेजॉरिटी अगर खो देता है तो उसको प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा, उसकी सरकार गिर जाए। अगर वो कई बार होता है बहुमत उसकी नहीं है, फिर भी लालच के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में अपने पद पर बहुत सारे लोग बने रहते हैं, तो राष्ट्रपति उसको मतलब उनको पद से बर्खास्त कर सकता है, उनकी सरकार को। क्लियर। यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि लोकसभा में विश्वास मत खो देने पर अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र न देने के कंडीशन में राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, प्रधानमंत्री की सैलरी कितना होती है, तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते समय समय पर संसद पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है और वह एक संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते को प्राप्त करता है। क्लियर। प्रधानमंत्री की सैलरी कौन डिसाइड करता है, फिक्स कौन करता है, तो संसद, पार्लियामेंट ही प्रधानमंत्री और संसद के सभी सदस्यों की सैलरी डिसाइड करता है कि कितनी उनकी सैलरी होगी। दूसरी चीज है, यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है
कि वह जो एक सांसद को सैलरी मिलती, जो संसद के सदस्य को सांसद कहते, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के दो जनरल इंफॉर्मेशन जान लीजिए, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब मैं संसद वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को संसद के संबंध में पूरी एकदम क्लैरिटी ला दूंगा। क्लियर। दूसरी चीजें यहाँ पर लिखा गया है कि संसद के एक सदस्य को जो सैलरी मिलती है, जो सांसदों को सैलरी मिलती है, वही सैलरी प्रधानमंत्री को भी मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे उसको कुल मिला के आवास मिलता है, और कुल मिला के उसको गाड़ी की सुविधाएं, और उसको मेडिकल सुविधाएं, और उसको कुल मिला के टेलीफोन की सुविधाएं, मतलब अन्य सारी सुविधाएं, ये सब सुविधाएं प्रधानमंत्री को एक्स्ट्रा मिलती है। हालांकि जो सैलरी होती है, वेतन भत्ते जो एक संसद सदस्य को मिलती है, वही वेतन भत्ते प्रधानमंत्री को ही मिलती है। लेकिन मैंने कहा प्रधानमंत्री को बहुत सारी अन्य सुविधाएं मिलती होती है, जैसे मेडिकल सुविधाएं, गाड़ी की सुविधाएं, टेलीफोन की सुविधाएं, और कई सारे भत्ता उसको मिलते हैं जो अन्य सदस्य को नहीं मिलते। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री क्या काम करता है, प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये सब जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आप लोग देश के आम नागरिक हैं तो ये जानना जरूरी है प्रधानमंत्री के पास पावर्स क्या हैं, शक्तियां क्या है। आखिर प्रधानमंत्री पद पर मतलब नियुक्त कर दिया गया तो प्रधानमंत्री करता क्या है, पता तो होना चाहिए ना। एक देश के आम नागरिक, एक देश के जागरूक नागरिक को यह पता होना चाहिए कि उस बंदे को मैंने प्रधानमंत्री बनाया तो आखिर प्रधानमंत्री करता क्या है, उसके पास पावर कौन कौन सी होती है, उसके पास शक्तियां कौन सी है, यह एक देश के आम नागरिक को पता होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। अब देखो, मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। मैंने कहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों जो और शायद कई सारे कैबिनेट मंत्री होते, 3-4 स्तर के मंत्री होते हैं ना, एक प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद में कई लेयर के मंत्री, जैसे सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तब उप मंत्री। क्लियर। सबसे टॉप लेवल पर कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही आते हैं। क्लियर। लेकिन मैंने 4 स्तर बताया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। क्लियर। तो उन मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है, उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री सलाह देता है, भैया कि इस बंदे को ये मंत्रालय दीजिए, इस बंदे को मंत्री बनाइए। उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री पद देता है या मंत्री पद पर नियुक्त करता है, जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है कि इस बंदे को ये मंत्रालय दीजिए, उसी को मतलब जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अदरवाइज दूसरे को नहीं। तो उसी चीज लिखा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति से जो है सिफारिश करता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। क्लियर। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को कुल मिलाकर मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा करना, उसमें फेरबदल करना। वही चीज मैंने बताया कि मंत्रियों के बीच किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय होगा, ये डिसाइड कौन करता है, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि इस बंदे के जो उनके प्रधानमंत्री के सबसे करीबी होते हैं उन्हीं को गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये सब वित्त मंत्रालय, ये सब जो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय लोग होते हैं उन्हीं को ये सब सारी चीजें दरअसल दिया जाता है। क्लियर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोग सारी चीजें। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैंने कहा मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा करना, उसमें फेरबदल कई बार होता है कि 6 माह के लिए, 2 साल के लिए मान लीजिए किसी को अगला मंत्रालय दिया, फिर उसमें फेरबदल कर देता है। फिर हो सकता है वह उस जो मंत्रालय दिया गया है उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसको मंत्रालय को चेंज कर दिया जाता है। क्लियर। तो वही चीज लिखा गया है कि मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा करता है, उसमें फेरबदल करता है। क्लियर। अब आइए हम लोग ये जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। अगर प्रधानमंत्री जिस बंदे से मतलब सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं है कि उसको वो मंत्रालय दिया, वो हमारा कहा नहीं मान रहा है, तो प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बर्खास्त करवा सकता है। राष्ट्रपति उस मंत्री से करेगा, भैया तुम त्यागपत्र, तुम रिजाइन दे दो, तुम हमारा कहना नहीं मान रहे हो। क्लियर। प्रधानमंत्री कह सकता है उस मंत्री से। दूसरी से अगर वह त्यागपत्र देने से मना कर देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से
उसे उस व्यक्ति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है कि भैया राष्ट्रपति से कहेगा प्रधानमंत्री कि उस बंदे से मतलब त्यागपत्र मांग, तो राष्ट्रपति उससे रिजाइन मांग लेगा, उनको देना ही पड़ेगा, उनके अलावा और कोई विकल्प नहीं। और क्या प्रधानमंत्री कार्य करता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मैंने कहा सभी मंत्रियों का बॉस या मुखिया कौन होता है? वो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लियर? वही चीजें यहाँ पर लिखा गया है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भाई बॉस है तो अध्यक्षता वही करेगा, अध्यक्ष। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। प्राइम मिनिस्टर जो है सभी मंत्रियों की गतिविधियों मतलब जो वो मंत्री कार्य करते हैं गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है, जो उसमें कमी रहती है गाइडलाइंस देता है, भैया इस तरीके से कार्य करिए। क्लियर? और देखिए, और उसमें समन्वय करता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और उसमें समन्वय करता है, वो कोऑर्डिनेशन करता है। कुल मिलाकर समझिए, बताइए अगर उसमें थोड़ा गड़बड़ी या उलटफेर हो रहा हो तो प्रधानमंत्री बताता है, कुछ निर्देश देता है, कुछ किसी तरीके से अगर कोई चीज गड़बड़ी हो रही हो, कोई स्कीम लॉन्च या कोई चीज, तो उस तरीके से प्रधानमंत्री कहता है इसको इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके। तो कुल मिलाकर सलाह मशविरा देता है, निर्देश देता है, गाइडलाइन जारी करता है कि इस तरीके से करना है जिससे समाज के ज्यादा लोगों को फायदा हो। मतलब जो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ही उसका बॉस होता है, तो प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग सारी चीजें, सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, बिना उसके मतलब नहीं। छठवीं चीज देखिए क्या है? प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते। अगर देखिए प्रधानमंत्री अगर अपने पद से रिजाइन दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाती है। क्लियर? मैं दो शब्द है, अब अगर कोई मंत्री, प्रधानमंत्री के अलावा अगर कोई मंत्री अपने पद से रिजाइन देता है या त्यागपत्र देता है तो केवल उसका पद खाली होगा बस, मतलब बाकी सब सरकार चलती रहेगी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या फिर कोई अन्य कारणों से प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी, कोई भी अन्य बंदा कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर देता हूं। मैंने कहा प्रधानमंत्री अगर अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाए। दूसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तब भी जो है पूरी मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाएगी, कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ऐसी सिचुएशन कब आया था? जब 1900 मतलब इंदिरा गांधी की सरकार में 1984 शायद कब ना 1984 के आसपास इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी उनकी अचानक, तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई थी। लेकिन राष्ट्रपति ने, तो उसमें राष्ट्रपति शायद ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्हीं ने मतलब जो है राजीव गांधी जी को मतलब जो है प्रधानमंत्री बना, मतलब बाद में जो है सर्वसम्मति से उनको अपना नेता चुना गया राजीव गांधी को, तब जाकर उनकी सरकार चलने लगी। लेकिन ये ध्यान रखिए अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक बर्खास्त हो जाती है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी चीजें, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी। आखिर मंत्रिपरिषद जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं मंत्रिपरिषद, अब राष्ट्रपति को कैसे पता चले? तो राष्ट्रपति और इनके बीच एक लिंक का काम करता है। क्लियर? एक कड़ी का काम करता है। जैसे उनके बीच का मैटर, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो उन राष्ट्रपति को सूचित करता है। राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से सूचनाएं वगैरह मांग सकता है। क्लियर? अगर प्रधानमंत्री न दे तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री से कह सकता है भैया ये, मतलब वो प्रधानमंत्री देना कंपलसरी है, नहीं तो राष्ट्रपति ऑटोमेटिक कह सकता है भैया आपको देना पड़ेगा। जो चीज देश की गतिविधियों के बारे में, राष्ट्र की गतिविधियों के बारे में मंत्रिपरिषद ने क्या डिसीजन लिए क्या नहीं, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह मतलब मांग सकता है। क्लियर? सारी चीजें जानकारी मांग सकता है, पूछ सकता है जानकारी। क्लियर? अब देखिए, प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। जब संसद वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी समझिए, संसद के 2 सदन होते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं लिख दूं, संसद जैसे इसके 2 सदन होते हैं। 2 सदन, एक होती है दरअसल लोकसभा, एक दरअसल होती है राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्लियर? अब मैं संसद वाले टॉपिक में बताऊंगा किस तरीके से इसको निम्न सदन कहते हैं, किस तरीके से उसको उच्च सदन कहते हैं। तो प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। कुल मिलाकर समझिए, प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है उस सदन का नेता भी होता है। अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का नेता भी होता है।
क्लियर। अगर प्रधानमंत्री नहीं चले, लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में सदन का नेता होता है, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में सदन का नेता होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा में सदन के नेता। और इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी तो राज्यसभा में सदन के नेता। क्लियर, जिस सदन के सदस्य उसी सदन का नेता। अब देखिए, वह मतलब प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श भी देता है। और देखिए, प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री को अगर मतलब इच्छा करे कि अगर लोकसभा ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हो या लोकसभा ने अपना बहुमत खो दिया हो, जो ईमानदार प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही ऐसा करते हैं। बाकी जो इस समय देखिए सरकार चल रही है वो नहीं चाहेगी कि वो इस तरीके से, क्लियर, वो अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे उनके पास बहुमत हो न हो, सत्ता पर कुल मिला के बैठे रहेंगे, बने रहेंगे, वो पद नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि इस समय के जो भी गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं इसमें लालची हैं, काफी ज्यादा लालच पे काम कर रहे हैं। तो वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। कब संसद का सत्र चलेगा, कब संसद का सत्र नहीं चलेगा, ये सब राष्ट्रपति को कौन सूचित करता है, सब प्रधानमंत्री कहता है। उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें होता है कि कब सत्र चलना है, कब सत्र नहीं चलना है, सब प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये लाइन आप लोग समझा दिया कि प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, भैया लोकसभा को विघटित कर दो, या सरकार ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है, क्लियर, तो उसको विघटित कर सकता है। ये सब जो ईमानदार होते हैं प्रधानमंत्री वही कहते हैं। बाकी जो कुल मिला के सत्ता के लालच में, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, सत्ता के लालच में बैठे हैं तो वो कभी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। सभा पटल पर मतलब संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, क्लियर। अब देखिए, प्रधानमंत्री की बहुत सारी अन्य शक्तियां और कार्य भी हैं, क्लियर। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं? प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, क्लियर। यहाँ पर लिखा गया, ये आप लोग याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, अब उसको स्थान पर नीति आयोग हो गया। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है। राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र की जो विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसमें प्रधानमंत्री काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम जो है ये सब डील वगैरह करने, आप लोग जानते होंगे अमेरिका में हो चाहे कहीं। हालांकि विदेश मंत्री और जो विदेश सचिव वगैरह हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, आईएफएस ऑफिसर, उनको साथ लेके जाते हैं डील करने के लिए। तो प्रधानमंत्री विदेश नीति को मूर्त रूप देने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रधानमंत्री वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। इसको मतलब आप समझिए, बोलने के लिए सरकार की ओर से तो होता है प्रधानमंत्री। आपातकाल के मतलब इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रमुख होता है, हेड होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, क्लियर। उसके बाद सत्ताधारी दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। आप जानते हैं रूलिंग पार्टी मतलब नेता तो होगा ही ना, जिसकी सरकार होगी वो नेता होगा। तो प्रधानमंत्री जो है सत्ताधारी दल का नेता होता है। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, जितने भी सेनाएं होता है पॉलिटिकल प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, दो और चीज और बचे। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, क्लियर। यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल 74, याद रखिएगा। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन उसका प्रमुख या उसका प्रमुख मतलब प्रधान कौन होगा, हेड कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। कुल मिलाकर समझिए, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। तो मंत्री परिषद का बॉस या मुखिया या अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जो कहता है वही राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, वही कार्य राष्ट्रपति करते हैं। बाकी राष्ट्रपति के पास प्रैक्टिकल में व्यवहारिक तौर पर कोई पावर्स नहीं होती राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, क्लियर।
आर्टिकल 75 ध्यान रखिएगा, लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब प्रधानमंत्री जिस बंदे को कहेगा इस बंदे को मंत्री ये मंत्रालय दीजिए, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मतलब मंत्री पद पर नियुक्त करेगा, अदरवाइज किसी को नहीं। तो दोस्तों ये रही आप लोगों की क्लास। एक बार हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए सारी चीजें। तो दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से आप लोगों को प्रधानमंत्री वाला टॉपिक। आप लोग देखेंगे इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की क्लास स्टेप बाय स्टेप करके रेगुलर ये सीरीज चलेगी और आप लोगों को सब्जेक्ट फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों इंफॉर्मेशन के साथ कंप्लीट करवा दिया है। क्लियर दोस्तों? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।